प्रिय मित्रों, नमस्कार। डिजिटल पन्ना ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल पर आज हम उपस्थित हैं एक नए और अति महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा के लिए। और हमारा आज का टॉपिक है आधारशिला मॉड्यूल या फाउंडेशनल लर्निंग मॉड्यूल। मित्रों, प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत समस्त शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अन्वेषकों को 3 मॉड्यूल प्रत्येक विद्यालय में भेजे गए हैं, जिनके नाम हैं आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह मॉड्यूल। इन्हें शिक्षक की गीता, बाइबिल और कुरान की संज्ञा दी जाती है। यह बात आप तब भली भांति समझ जाएंगे जब इनके भीतर के कंटेंट्स का आप अध्ययन करेंगे या इनसे संबंधित हमारे चैनल के वीडियोस आप देखेंगे। यह तीनों ही मॉड्यूल शिक्षक के लिए बहुउपयोगी और अति महत्वपूर्ण हैं। आप सब ने हमारे वीडियोस में कमेंट करके कहा है कि हम आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह इन तीनों मॉड्यूल पर वीडियो बनाएं और इनमें क्या अच्छे कंटेंट्स, क्या महत्वपूर्ण कंटेंट्स दिए गए हैं, उन पर हम आपसे चर्चा करें। आपका कमेंट सार्थक भी है, क्योंकि जब आपके विद्यालय में कोई सपोर्टिव सुपरविजन के लिए जाता है तो इन तीनों मॉड्यूल पर प्रश्न करता है कि इनका अध्ययन आपने किया, और जब आप कहते हैं हाँ, तो पूछता है कि आपने इनके अध्ययन से क्या नया सीखा और उसे अपने कक्षा शिक्षण में कैसे लागू करते हैं। ऐसे में आप इस प्रश्न का सटीक जवाब दे सकें, इसके लिए इस वीडियो को आप प्रारंभ से अंत तक देखें और जानें कि इस मॉड्यूल में कौन से कंटेंट्स दिए गए हैं और वे क्यों इतने महत्वपूर्ण हैं, जो कि इन तीनों मॉड्यूल को गीता, बाइबिल और कुरान की संज्ञा दी जाती है। हम आधारशिला मॉड्यूल पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे और अगले वीडियोस में शेष 2 मॉड्यूल पर हम आपको जानकारी देंगे, साझा करेंगे, आपके साथ साझा समझ बनाएंगे। हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएं, इसलिए आप डिजिटल पन्ना ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग चैनल को सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल टैप करके ऑल ऑप्शन चुनें। तो आइए हम देखते हैं आधारशिला मॉड्यूल, जिसका नाम है फाउंडेशन लर्निंग मॉड्यूल। अगर इसके नाम पर जाएं तो फाउंडेशन का मतलब नींव, और वही आधार भी है। आधार का मतलब जिस पर कोई चीज खड़ी हो, अर्थात
शिक्षा रूपी बहुमंजिली इमारत का ये मॉड्यूल आधार है, नींव है। और आप जानते हैं कि नींव जितनी ही मजबूत होगी, जितनी ही अच्छी तरह से निर्मित होगी, बिल्डिंग उतनी ही अच्छी और शानदार और मजबूत बनेगी। इसीलिए इस मॉड्यूल को आधारशिला, नींव का पत्थर जिसका अर्थ है, ये नाम दिया गया है। कक्षा 1 से 3 अर्थात 6 से 8-9 साल तक के बच्चों के लिए ये मॉड्यूल लिखा गया है। और आप जानते हैं कि प्रारंभिक 8 वर्षों तक जो आदतें बच्चों में पड़ जाती हैं, उन आदतों को बदलना बहुत बहुत ही मुश्किल होता है। और कुछ मनोवैज्ञानिकों ने तो यहां तक कहा है कि इन्हीं प्रारंभिक वर्षों में बच्चे को जो कुछ भी बनना है उसकी नींव पड़ जाती है। बीज रूप में उसके अंदर वो लक्षण आ जाते हैं, केवल उन्हें पुष्पित, पल्लवित और विकसित होने की आवश्यकता होती है। तो यदि यह टेंडर एज इतनी महत्वपूर्ण है और इसी के लिए हमारा आधारशिला मॉड्यूल है, तो हमको आपको इस मॉड्यूल की एक एक लाइन बड़े ही पवित्र मन से सुननी होगी। बुनियादी शिक्षा में बच्चों को सफल कराने के लिए आधारशिला मॉड्यूल की अहम भूमिका रहेगी। इसकी 3 विशेषताएं हम आपके सामने रखना चाहते हैं। पहली विशेषता इसकी है कि बुनियादी शिक्षा व्यवस्था सुधारने की जरूरत एवं शिक्षण में सुधार की तकनीकें इस मॉड्यूल में दी गई हैं। दूसरी विशेषता हिंदी एवं गणित से संबंधित लर्निंग आउटकम और उन लर्निंग आउटकम्स को बच्चों को सिखाने के लिए गतिविधियां और आकलन के तरीके इस मॉड्यूल में हैं। दैनिक, साप्ताहिक और मासिक स्तर पर पाठ्यक्रम को विभाजित करके पाठ योजना बनाना और कक्षा को व्यवस्थित करना इस मॉड्यूल में बताया गया है। अब शायद आप इस मॉड्यूल की अहमियत कुछ जान पाए होंगे और यह भी जान पाए होंगे कि इस मॉड्यूल को पढ़ना, इसका अध्ययन करना क्यों जरूरी है। तो आइए हम देखते हैं कि इस मॉड्यूल के भीतर के पन्नों में क्या है और वह क्यों इतना महत्वपूर्ण है। साथियों, आधारशिला मॉड्यूल बच्चों में भाषा एवं गणित की बुनियादी समझ को बेहतर करने का एक प्रयास है। जिस टेंडर एज की बात चर्चा हम आप कर रहे थे, उसके लिए एक ग्राफ यहां पे दिया गया है। आप मॉड्यूल के भीतर प्रवेश करें, इसके पहले हम इसे समझ लेते हैं कि शैशवावस्था में आधारशिला क्यों और कैसे। ये आप देखें, सीखने की गति दी गई है और आप इसमें देख रहे होंगे कि जैसे जैसे बच्चों की आयु बढ़ती है, परिवर्तन होता है, वैसे वैसे प्रारंभिक अवस्था में उनके सीखने की गति बढ़ती है। बच्चों की शैशवावस्था में
सीखने की गति अत्यंत ही तीव्र होती है। रचनात्मक उपयोग करके शिक्षा की मजबूत आधारशिला निर्मित करने के लिए यह मॉड्यूल आवश्यक है। एक शब्द, एक कॉन्सेप्ट, एक अवधारणा इन दिनों हमारे बेसिक शिक्षा में गूंज रही है, वह है लर्निंग आउटकम। इस मॉड्यूल के शुरुआत में लर्निंग आउटकम क्या है, लर्निंग आउटकम के कितने प्रकार हैं, प्रत्येक प्रकार की क्या विशेषता है और लर्निंग आउटकम के भिन्न भिन्न उदाहरण लेकर के इसकी अवधारणा को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। यदि कोई शिक्षक बेसिक विद्यालयों का शिक्षक है और वह लर्निंग आउटकम को नहीं समझता तो शायद सारे शिक्षण और प्रशिक्षण की प्रक्रिया से वह वंचित ही कहा जाएगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए अगले कुछ मिनट तक आप एकाग्रचित होकर के इसे समझ लें कि लर्निंग आउटकम की कॉन्सेप्ट क्या है, इसके प्रकार क्या हैं, इसके उदाहरण क्या हैं और जिन विषयों का, जिन कक्षाओं में आप शिक्षण कार्य करते हैं उनके लर्निंग आउटकम आप चुटकियों में कैसे बताएंगे। नाम ही है इसका लर्निंग आउटकम। लर्निंग का मतलब होता है अधिगम। कुछ लोग अधिगम का सीधा अर्थ सीखना कहते हैं, लेकिन अधिगम में सीखना सम्मिलित है, लेकिन सीखने में अधिगम पूर्ण रूप से नहीं आता है, क्योंकि लर्निंग या अधिगम का अर्थ है किसी भी बच्चे में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन। हम उसके व्यवहार में जो परिवर्तन चाहते हैं, जो हमारा समाज, हमारा राष्ट्र, हमारा विभाग हमसे अपेक्षा करता है, वह परिवर्तन हम लाएं। तो अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन जो स्थायी रूप से बच्चे में हो जाए, उसे हम लर्निंग या अधिगम की संज्ञा देते हैं। और आउटकम का मतलब है परिणाम, फल, प्रतिफल, नतीजा। यानी बच्चे में लर्निंग होती है। आप जानते हैं लर्निंग सतत होती है, औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक, इन तीनों एजेंसी से हर वक्त कुछ न कुछ लर्निंग होती रहती है। बच्चा हर समय कुछ न कुछ सीखता रहता है। इस लर्निंग से जो प्रतिफल, जो परिणाम सामने दिखता है, उसे हम लर्निंग आउटकम कहते हैं। लर्निंग आउटकम का अभिप्राय कक्षा, कोर्स, कार्यक्रम के अंत में बालक बालिकाओं द्वारा अर्जित ज्ञान व कौशलों से है। कोई भी कोर्स अगर बच्चा कर रहा है, चाहे वो थोड़े समय करे, चाहे लंबे समय का करे, कोई भी कक्षा में पढ़ रहा है, कोई कार्यक्रम चल रहा है, कोई प्रोग्राम चल रहा है, तो उससे उस बच्चे में नए नए ज्ञान, नए नए कौशल आते हैं। तो जो भी उसकी क्षमता, जो भी योग्यता, जो भी ज्ञान, जो भी कौशल, जो भी अनुभव वह अर्जित कर लेता है और जिन्हें वह प्रदर्शित कर लेता है, जो दिखते हैं, जिनका मापन संभव है, जिनका आकलन संभव है, वे लर्निंग आउटकम की कैटेगरी में आते हैं। अर्थात लर्निंग आउटकम या सीखने के प्रतिफल
यह इंगित करते हैं कि सीखने के अनुभव के बाद छात्रों के व्यवहार में कौन कौन से बदलाव आएंगे, कौन कौन से बदलाव आएंगे। जब वो सीखने का अनुभव लेगा तो उससे उसका व्यवहार कितना बदल गया होगा। आउटकम के स्तर अगर हम देखें तो लर्निंग आउटकम के 3 स्तर हैं। फोकल लर्निंग आउटकम या केंद्रीय लर्निंग आउटकम, ये व्यापक क्षेत्रों और कौशलों से जुड़े हैं और इनके अंदर कई छोटे छोटे आउटकम सन्निहित होते हैं। नेस्टेड आउटकम, ये समान प्रकृति के कई करिकुलम या पाठचर्या लक्ष्यों को एक में मिलाकर बनाए गए हैं। और तीसरा स्तर है उप आउटकम, ये सीधे कक्षा शिक्षण प्रक्रिया में सुधार को सुनिश्चित करने की दृष्टि से विकसित किए गए हैं। तो फोकल लर्निंग आउटकम ये व्यापक होते हैं। अभी हम आपको उदाहरण लेंगे, थोड़ा समय लगेगा, आप धैर्य बनाए रहें। अभी हम भाषा और गणित में उदाहरण लेंगे और इन तीनों को उदाहरण से स्पष्ट करेंगे, तब बिल्कुल स्पष्ट समझ विकसित हो जाएगी। अभी हम इनमें संबंध क्या है इसकी चर्चा करते हैं। तो फोकल लर्निंग आउटकम का क्षेत्र जो है वो व्यापक होता है और ये कौशलात्मक होते हैं। नेस्टेड जो आउटकम होता है ये हमारे करिकुलम या पाठचर्या से संबंधित होते हैं और जो उप लर्निंग आउटकम होते हैं वो सीधे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित होते हैं। इन्हें आप जैसे चित्र में दिखाया गया है इस तरह समझ सकते हैं कि अगर हमारा फोकल लर्निंग आउटकम हम कहें कि एक बड़ी सी अलमारी के जैसे है, एक बड़ी सी अलमारी चित्र में बनी हुई है, आप देख सकते हैं। इसे हम केंद्रिक आउटकम या फोकल लर्निंग आउटकम कह सकते हैं। अब आप देखें, अलमारी को 2 या 3 पार्ट्स में हम बांट सकते हैं, 2 या 3 खानों में बांट सकते हैं। वो हमारे नेस्टेड आउटकम है। और उन खानों के भीतर जो दराज बनी हैं, उन दराजों को हम उप आउटकम कह सकते हैं। चलिए एक और उदाहरण देते हैं। कोई बड़ा सा बरगद का वृक्ष है, उसे हम फोकल लर्निंग आउटकम कह सकते हैं। उसकी जो मोटी मोटी डालियां हैं उनको हम नेस्टेड आउटकम कह सकते हैं और उनसे जो पतली शाखाएं और पत्तियां हैं उन्हें हम उप आउटकम कह सकते हैं। ये लर्निंग आउटकम के 3 स्तर हैं। आइए उदाहरण लेकर के हम इन्हें और स्पष्ट करते हैं। भाषा में फोकल लर्निंग आउटकम 4 हैं। 4 फोकल लर्निंग आउटकम भाषा में रखे गए हैं, अर्थात भाषा शिक्षण के बाद बच्चे में ये चीजें परिलक्षित होनी चाहिए, दिखनी चाहिए, प्रदर्शित होनी चाहिए बच्चे के द्वारा। तो बच्चों में भाषाई कौशलों के विकास के लिए 4 केंद्रिक आउटकम या फोकल लर्निंग आउटकम्स विकसित किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला, बच्चे मुखर हैं। बच्चे मुखर हैं, वे सुनकर समझते हैं, अभिव्यक्ति के लिए मौखिक विधाओं का प्रयोग करते हैं और खुले प्रश्नों क्यों, कैसे, अगर आधारित सवाल का उत्तर देते हैं। ये हमारा पहला फोकल लर्निंग आउटकम। दूसरा फोकल लर्निंग आउटकम देखें, बच्चे रुचि से विविध
विधाओं की सामग्री पढ़ते हैं और उस पर आधारित जानकारी, तर्क व कल्पना आधारित प्रश्नों के उत्तर मौखिक और लिखित रूप में देते हैं। तीसरा फोकल लर्निंग आउटकम, बच्चे स्वयं के भाषा उपयोग में त्रुटियां निकाल कर सुधार सकते हैं और मौखिक व लिखित संदर्भों में भाषा का उपयुक्त उपयोग कर पाते हैं। और चौथा और अंतिम फोकल लर्निंग आउटकम भाषा का है कि बच्चे अनुभवों, भावनाओं व कल्पनाओं को मौखिक या लिखित अभिव्यक्तियों में रूप दे पाते हैं। ये हमारे भाषा के फोकल लर्निंग आउटकम हैं। अब आइए हम देखते हैं ये जो फोकल लर्निंग आउटकम है, नेस्टेड लर्निंग आउटकम है और उप लर्निंग आउटकम है, इनमें संबंध क्या है, ये कैसे एक दूसरे से कोरिलेटेड है। इसके लिए हम कक्षा 1 भाषा का उदाहरण लेके चलते हैं। भाषा कक्षा 1 का फोकल लर्निंग आउटकम जो अभी आपने देखा था, पहला फोकल लर्निंग आउटकम, बच्चे मुखर हैं, वे सुनकर समझते हैं, अभिव्यक्ति के लिए मौखिक विधाओं का प्रयोग करते हैं और खुले प्रश्नों क्यों, कैसे, अगर आधारित सवाल का उत्तर देते हैं। ये तो हो गया फोकल लर्निंग आउटकम। अब ये जो फोकल लर्निंग आउटकम है, इसमें नेस्टेड लर्निंग आउटकम क्या होंगे? सुनकर समझना और प्रतिक्रिया देना, मौखिक शब्दावली, मौखिक अभिव्यक्ति व वर्णन, ये नेस्टेड लर्निंग आउटकम हो गया। इस फोकल लर्निंग आउटकम नेस्टेड लर्निंग आउटकम। और इस नेस्टेड लर्निंग आउटकम में उप लर्निंग आउटकम क्या है? देखिए आप, ग्रेड 1 के स्तर का पाठ सुनकर घटनाओं और पात्रों के बारे में प्रत्यक्ष तौर पर आधारित प्रश्नों के जवाब दे सकते हैं। परिचित चित्र, पहचान, संज्ञाएं, क्रिया शब्द, खुद के बारे में व साधारण स्थितियों के बारे में घर की भाषाओं में बात करते हैं, वस्तुओं का वर्णन करते हैं, किसी चित्र के बारे में कुछ वाक्य अपनी भाषा में बोल सकते हैं। ग्रेड 1 के स्तर की कहानियों और कविताओं का आदर्श वाचन होते हुए सुनकर समझ लेते हैं। तो अब आपने देखा कि उप लर्निंग आउटकम के बिना नेस्टेड लर्निंग आउटकम की संप्राप्ति नहीं होगी और नेस्टेड लर्निंग आउटकम की संप्राप्ति के बिना फोकल लर्निंग आउटकम की संप्राप्ति नहीं होगी। ये तीनों एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। आइए हम आगे देखते हैं कि आरंभिक स्तर पर भाषा विकास कैसे होता है। भाषा विकास भाषा क्या है और क्यों भाषा सीखना जरूरी है? तो आप प्रारंभ से सुनते आए होंगे कि भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं। विचारों का, हमारे भीतर बहुत से मनोभाव हैं और उन मनोभावों को जब हम चिंतन में ले आते हैं तो वह विचार का रूप ग्रहण करते हैं और उन विचारों को जब हम दूसरों तक पहुंचाने के लिए माध्यम इस्तेमाल करते हैं तो वह माध्यम भाषा बन जाता है। नहीं, भाषा विचार अभिव्यक्ति का माध्यम है, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने का एक माध्यम है, जिससे कि हम अब हमारे मन में क्या चल रहा है इस समय, देखिए आप माध्यम अपनाए हैं, हम कह करके बोल करके आप तक वीडियो के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। यह सोचने, महसूस करने, चीजों के जुड़ाव के रूप में माध्यम का काम करती है। तो अब आप सोचें कि भाषा क्यों आवश्यक है। यदि भाषा नहीं होगी तो हम अपने भावों को विचारों के रूप में और फिर विचारों को आप तक अभिव्यक्ति के माध्यम से कैसे पहुंचा पाएंगे।
इसलिए भाषा बहुत ही जरूरी है। जिसकी भाषा जितनी ही सशक्त है वह उतना ही प्रभावी होता है। भाषा के दो रूप आप पहले से जानते होंगे, एक मौखिक रूप अर्थात बोल करके, और दूसरा लिखित अर्थात लिख करके हम व्यक्त करते हैं। प्रारंभिक स्तर पर भाषा विकास, भाषा सीखने सिखाने का क्रम है। ऐसा नहीं है कि हम जो चाहें पहले कर दें, नहीं। भाषा सीखने सिखाने का क्रम क्या है? इस क्रम को सूत्र के रूप में आप याद कर लें, सुबोपली, सुबोपली। इंग्लिश में आप कह सकते हैं इस फार्मूले को LSRW। सुबोपली, सु का मतलब है सुनना। पहले बच्चे में सुनने की दक्षता विकसित करें। बो का मतलब बोलना, दूसरी दक्षता बोलने की आनी चाहिए। पा, पढ़ना, तीसरी दक्षता फिर पढ़ने की हो, और अंत में लिखने की। लेकिन क्या ऐसा होता है? अब सोचें, बच्चा पेंसिल और नोटबुक लेकर के आता है और हम पहले ही उससे लिखाने की कोशिश करते हैं। पेंसिल से हम अक्षरों को लिख देते हैं और उस कहते हैं स्केच पेन से उस पर चलाओ। हम लिखने से शुरू करते हैं, उल्टा क्रम लेके चल रहे हैं। फिर लिखेगा, फिर पढ़ना सिखाएंगे, फिर बोलना, फिर सुनना, ऐसा ये उल्टा क्रम है। सुबोपली। तो ये भाषा सिखाने का क्रम है। अंग्रेजी में भी है, ये कोई भी भाषा हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, सभी भाषाओं के सिखाने का क्रम ये है। इंग्लिश में है लिसनिंग, देन स्पीकिंग, देन रीडिंग, देन राइटिंग। लेकिन ये बोलने में जितना आसान लग रहा है, ये सूत्र 4 अक्षरों का व्यवहार रूप में परिणत करने में उतनी ही इसमें समस्या है। आइए थोड़ा गहराई में चलते हैं। ये जो हमारे स्किल्स हैं, इनकी थोड़ा गहराई में चलते हैं। जितनी गहराई में आप जाएंगे उतना मजा आपको आएगा। तो भाषा सीखने सिखाने के क्रम पर हम अगले कुछ मिनट तक चर्चा करेंगे, और साझा समझ, स्पष्ट समझ आपकी हमारे साथ तब बनेगी जब आप ध्यान से इसे सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। फिर आप सोचेंगे कि नहीं, सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये 4 शब्द तो हम बहुत पहले से जानते थे, लेकिन आज इस वीडियो में हमने इसका अर्थ, वास्तविक अर्थ समझा कि ये है क्या। आइए सुनने पर बात करते हैं। सुनने की दक्षता कब कहेंगे कि बच्चे में विकसित हो गई? कैसे विकसित करेंगे? क्या कराएंगे इसके लिए? बच्चे को क्लास में क्या कराएंगे, कक्षा में क्या कराएंगे, शिक्षण के दौरान अधिगम प्रक्रिया में क्या कराएंगे, आकलन कैसे करेंगे इसका? जब बच्चा अपने आसपास की ध्वनियों को सुनकर पहचान ले। आसपास की ध्वनियां कैसे होंगी? जैसे चिड़िया बोल रही हैं, क्या सारी चिड़ियों की आवाज एक जैसी होती है? आप बिना देखे हुए ये बता सकते हैं कि किस चिड़िया की आवाज आपके कानों में आ रही है, उस चिड़िया का नाम क्या है। लेकिन क्या बच्चे के लिए भी ये उतना ही आसान है? और चिड़िया ही नहीं, यदि कोई व्यक्ति आपके दरवाजे पर आता है और आपका नाम लेकर के या कोई ध्वनि करता है आपको बुलाने के लिए, तो उसकी ध्वनि से आप पहचान लेते हैं, उसका चेहरा आपके सामने आ जाता है कि अमुक व्यक्ति है। तो अगला स्टेप क्या है कि जो ध्वनियां, भिन्न भिन्न ध्वनियां बच्चा अपने परिवेश में सुन रहा है, उनमें अंतर करने लगे। भाई हम ये लकड़ी बजा रहे हैं, ये हम दीवार बजा रहे हैं, ये हम बोर्ड बजा रहे हैं, ये हम अपने एसी की आवाज़ कर रहे हैं, ये कपड़े को थपथपा रहे हैं।
तो ये जो अलग अलग आवाजें हैं, उन अलग अलग आवाजों में अंतर करने लगे और जो वो सुने उसका मतलब अर्थात उसका आशय समझने लगे। अगर आपने ये कहा कि यहां आओ या वहां जाओ, इन दोनों का आशय, इनका मतलब वो समझे और फिर सुनी गई बात पर सटीक प्रतिक्रिया अर्थात रिस्पांस देने लगे। आप पास बुला रहे हैं तो वो आपके पास चला आए, और आप सीट पर बैठने को कह रहे हैं तो वो जाके सीट पर बैठ जाए। आप नोटबुक बैग से बाहर निकालने को कह रहे हैं तो वो नोटबुक निकाले, और आप नोटबुक में श्यामपट्ट पर या श्वेत पट्ट पर लिखी चीजों को नोट करने को कह रहे हैं तो वो नोट करे। और अगर आप कह रहे हैं कि नोटबुक अपने बैग में रख लो तो वो नोटबुक अपने बैग में रख ले। ये है रिस्पांस देना। तो सुनी गई ध्वनियों में अंतर करना, सुनी गई बातों का मतलब समझना और सुनकर समझकर सही प्रतिक्रिया करना, रिस्पांस देना, ये सुनने उपदक्षताएं हैं। सुनने को दक्षता कहें तो ये उपदक्षताएं हैं जो हमको आपको बचपन में विकसित करनी है। और ये दक्षताएं जितनी अच्छी तरह से प्रारंभिक वर्षों में बच्चों में विकसित होंगी, उसकी भाषा उतनी ही अच्छी तरह विकास करेगी। तो इसके लिए हम क्या करें? ये जो सुनने की दक्षता है, इसकी जो उपदक्षताएं हैं, इन उपदक्षताओं को विकसित करने के लिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में हम करें क्या? आइए देखते हैं क्या करें। प्रारंभ में बच्चों को कविताएं, कहानियां एवं गीतों के सुनने की अवसर दें। गौर करिए, सुनने की दक्षता, इसलिए सुनेगा कब? जब शिक्षक, इसीलिए जब आप भाषा का पाठ पढ़ाते हैं तो उसमें आदर्श वाचन से प्रारंभ होता है। हम लोग कविता कहानी भी अगर पारंपरिक तरीके पे जाएं तो बच्चों को कुछ कक्षाओं में तो शिक्षक खड़ा कर देते हैं, चलो ये कविता पढ़ो। कभी पढ़ाया नहीं, कभी बच्चे ने सुना नहीं, कभी कहानी सुना नहीं। इतनी सरस, सुंदर, आकर्षक, रोचक कहानियां दी होती हैं पाठों में, लेकिन उन कहानियों को निबंध के जैसे एक एक लाइन बच्चा पढ़ रहा है, दूसरा पढ़ रहा है, तीसरा पढ़ रहा है, उबने लगते हैं बच्चे। जो इतनी रोचक चीजें हैं वो भी उबाऊ हो जाती हैं। कविता को हाव भाव के साथ बच्चे नहीं कर पाते। क्यों कर पाएंगे भाई? कब कर पाएंगे? जब हम करेंगे। शिक्षक कविता को लय, सुर में, उतार चढ़ाव में, हाव भाव के साथ में, विद एक्शन खुद कविता पाठ करें। कहानियों को पहले पढ़ लें, पढ़कर बच्चों को सुनाएं। अभिनय संभव है तो अभिनय करा दें। तो कविताएं, कहानियां और गीत को गे, जो गे हो वो गीत है। तो गीत कितने सुर में, कितनी सुरीली आवाज में, कितनी लय, कितने रिदम के साथ हम गा रहे हैं, वो प्रेरित करते हैं बच्चों को। अगर अच्छा गायक है तो उसके गीतों को आप गुनगुनाने लगते हैं। इसीलिए कहा गया है कि प्रारंभ में इन्हें सुनने का अवसर दें। और बच्चा सुनेगा कब? भाई आपके पास दीक्षा ऐप है। दीक्षा ऐप पर बहुत सारी कविताएं हैं, कहानियां हैं, ठीक है। उसमें ऐप को खोलते ही वो अपने आप उच्चारण आएंगे उसमें। तो आप शिक्षक के रूप में खुद ये कार्य करें और या फिर ऑडियो विजुअल एड का प्रयोग करें। आपके पास यूट्यूब है, आपके पास स्मार्टफोन है, आपके पास दीक्षा ऐप है। सबसे बढ़िया रीड इलांग आया हुआ है, रीड इलांग ऐप। उसमें कितनी कहानियां हैं, वो कहानियों को पढ़ता भी है, बच्चों को पढ़वाता भी है। लेकिन ये ध्यान रहे, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी डिवाइस एक शिक्षक की जगह नहीं ले सकता।
तब तो कहा गया गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। तो आपकी जगह नहीं ले सकता, वो आपके लिए मददगार है, इसीलिए उसको टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहा गया है। वो मटेरियल है, वो शिक्षक नहीं बन सकता। दूसरा, स्वर व्यंजनों अर्थात वर्णों की ध्वनियों को सुनकर समझने और उनमें अर करने के पर्याप्त अवसर दें। आप देखिए कुछ बच्चे हैं वो टा और ता एक जैसा बोलते हैं, एक ही जैसी ध्वनि दोनों में निकालते हैं, वो ट और ता में अंतर नहीं कर पाते। धीरे धीरे जब उनको सुनने का पर्याप्त अवसर आप देंगे तो उनमें अंतर करेंगे। शब्दों का गलत उच्चारण करते हैं, सही उच्चारण सही उनको बोल नहीं पाते हैं। यह सब कब आएगा? जब स्वर व्यंजन जो वर्ण हैं इनकी ध्वनियों को वो सुने समझें और उनकी ध्वनियों में उनकी अलग अलग आवाज में अंतर। अब हम आप बच्चे की बात करते हैं, हम आप देखिए पेड़ बोलते हैं गणेश बोलते हैं, क्या दोनों में ड़ एक जैसा है? एक जैसा है। हम आप क ख ग घ अंगा, अंगा क्या है भाई? क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। तो जब वो अक्षर है हम आप अंगा कहते हैं, इंग्या कहते हैं। हम आप स्वागत, भाई वही अर्ध अक्षर है ना, आधा स ही है स्वर में, देखें। और हम आप कहते हैं स्टेशन, स्टेशन, अरे भाई ई कहाँ है उसमें? अगर कोई बच्चा सवाल करता है तो स्टेशन, स्टेशन। जैसे स्वागत में सा को आप आधे सा को पढ़ रहे हैं, ऐसे ही स्टेशन में भी पढ़े ना आधे सा को। तो हम आप मुख सुख के लिए यह गलती कर देते हैं। विज्ञान, हम आप विज्ञान कहते हैं, ज्ञान कहते हैं। भाई ज य इनसे बना है ज्ञ, हम आप जानते हुए भी यह गलतियां करते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम आपको यह अवसर नहीं मिला, ध्वनियों में अंतर करने का अवसर नहीं मिला। अक्सर देखिए सा, स श स, अब इनको कोई पेटचिरवा शाह बोलते हैं, तो कोई जो है वो शरीफा वाला शाह, तो कोई बड़ा सा, तो कोई छोटा सा। अब इन तीनों ध्वनियों में अंतर तो हमको बताना होगा ना बच्चे को, वो अवसर तो देना होगा हमको आपको। अरे भाई बताइए, दंती सा क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारी जीवा दांत को टच करती है, स्पर्श करती है। तो ऐसे में दंती सा हो जाता है। सा बोल के देखिए जरा, सा। शा, तालव्य शा, तालु की मदद से उच्चारण होता है, इसलिए उसे तालव्य शा बोलते हैं। तालु, जिह्वा जो है वो तालु के साथ मिलकर के एक सीटी जैसी आवाज निकालती है उसके उच्चारण में, इसलिए तालव्य श। और श, शे श, मूर्धन्य श। हमारी जिह्वा और मूर्धा ये दोनों मिल करके मूर्धन्य श का उच्चारण करते हैं। ये तीन श के नाम हमको बताने पड़ेंगे, इनकी ध्वनियां बता, बार बार बच्चे को बनाना ना पड़े, वो हमारी ध्वनि को सुन करके यह जान ले कि इन तीनों में से कौन सा हम लिखेंगे। चलिए, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर कभी कहीं और उच्चारण पर हम जो है चर्चा आपके साथ करेंगे अगले वीडियो में। समान ध्वनियों वाले शब्दों को सुनाएं और उन्हें बोलने के लिए प्रोत्साहित करें। समान ध्वनियों वाले शब्दों को, जैसा अभी उदाहरण लिया हमने, 3 प्रकार का जो शा होता है। शिक्षक बच्चों से उनके परिवेशीय अनुभवों, घर परिवार के सदस्यों, पसंद नापसंद, मेलों त्योहारों आदि पर बात करें।
जब आप बात करेंगे तो उनको मजा आएगा। ये चीजें तो उनकी प्रिय है ना, वो हमारी आपकी बात को सुनेंगे। कुछ सरल प्रश्न करें और बच्चों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करें। ऐसा क्यों करेंगे भाई? हमने तो सुनने की दक्षता विकसित करने का प्रयास किया और हम बोलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं? नहीं, ये इसलिए कि अभी आपने देखा था कि बच्चे सुनी गई बात का मतलब अर्थात आशय समझने लगे और सटीक प्रतिक्रिया दें, सटीक रिस्पांस दें। तो जब हमारा प्रश्न सुनेगा बच्चा और प्रश्न का आशय समझेगा और सोचेगा समझेगा, तब वो सटीक उत्तर देगा। तो ये सुनने की दक्षता, बोलने की दक्षता नहीं है। अक्सर लोग इस पर टिक करते हैं कि ये बोलने की दक्षता में आता है। विभिन्न प्रकार की ध्वनियों को सुनकर उनमें अंतर पहचानने का अभ्यास कराएं। सबसे बढ़िया तरीका है, एक छोटी सी आप कोई डिब्बी ले लीजिए, कांच की ले लीजिए, प्लास्टिक की ले लीजिए, और उसमें चावल के दाने रखिए, मटर के दाने रखिए, कुछ जो है आपके पास में पेपर पिन होंगी उनको रख लीजिए, कंकड़ मिट्टी अलग अलग बार अलग अलग चीजें रख करके और आंख बंद करके या पीछे से आप उनको बजाइए और बच्चे से पूछिए कि ध्वनि में क्या अंतर आया। इस तरह से अंतर वो कर लेगा। भिन्न भिन्न प्रकार की आवाजें आप उसको सुनाइए। आपके पास स्मार्टफोन है, इतनी बढ़िया डिवाइस है, इसमें हर तरह की आवाज आ सकती है। हर चिड़िया की आवाज, हर पक्षी की आवाज, हर जानवर की आवाज, मिलती जुलती आवाजें वो सुनाइए। और आपके पास बच्चे हैं, एक ही शब्द क्लास के अलग अलग बच्चे बोलें, आप यकीन करिए, आप थोड़ा सा अभ्यास कराइए, बच्चा नाम से बता देगा कि अमुक बच्चे ने ये शब्द बोला है। 3 बच्चे बोले हैं, तीनों बच्चों के नाम बच्चा बता देगा। यह अभ्यास की जरूरत है। सरल निर्देशों को सुनकर उनमें अनुक्रिया देने का अभ्यास कराएं। सरल निर्देशों को सुनकर उनमें अनुक्रिया देने का अभ्यास कराएं। एक कार्य तो हम बच्चों को कह देते हैं, कर लेते हैं कि गिलास लो और इसमें पानी भर ले आओ। आप थोड़ा सा चुनौती बनाएं, इसमें हम चुनौती दें कि गिलास लो, आधा गिलास पानी भर ले आओ, उसका आधा गिरा दो और आधा हमारे पास लेकर के आओ। चुनौती बढ़ गई थोड़ी सी। तो सरल निर्देशों को जब समझने लगे बच्चे, तो निर्देश में थोड़ी सी चुनौती आप डालें। एक साथ 3 निर्देश 4 निर्देश फॉलो करना बच्चे सीखें तो आप ये सुनने की दक्षता उनमें विकसित होगी। हम अपने घर में बच्चों को 3 कार्य 4 कार्य एक साथ बता देते हैं तो 1-2 बच्चे करते हैं और बाद वाले भूल जाते हैं। ये आदत सुनने की शुरुआत में डालें, प्रारंभ में ही हम डालें, प्रारंभिक वर्षों में ही डालें। इसीलिए आधारशिला मॉड्यूल महत्वपूर्ण है। ये आधारशिला मॉड्यूल कहता है कि बच्चे को हम एक आधार दे रहे हैं, एक नींव बना रहे हैं उसकी आगे की पढ़ाई लिखाई के लिए। अगर वो यहाँ कमजोर रह गया तो फिर आगे वो कमजोर ही रह जाएगा। आइए आगे चलते हैं। भाषा सीखने सिखाने के क्रम में हम दूसरी दक्षता पर आते हैं और दूसरी दक्षता है बोलना। अब आपको रुचि आने लगी होगी इस मॉड्यूल में। अब आपको इसका महत्व भी पता चल रहा होगा कि यह कितना महत्वपूर्ण है मॉड्यूल, और जितना चिंतन, जितनी गहराई में आप जाएंगे उतना ही मजा आपको इसमें आएगा, लेकिन बिना स्किप किए हुए शुरू से लास्ट तक। बोलना या स्पीकिंग हमारा दूसरे नंबर का सीक्वेंस में, सेकंड नंबर का जो हमारा स्किल है वो है जब बच्चा अपनी बात, विचारों को सोचकर, गौर करिएगा, सोचकर सटीक शब्दों का चयन कर, सटीक, एग्जैक्ट, कौन सा शब्द कहां प्रयोग करना है, सटीक शब्दों का चयन कर उचित हाव भाव, प्रवाह, क्रमबद्धता,
तार्किकता और व्याकरणिक शुद्धता के साथ व्यक्त करने लगता है। जब वह दूसरों की बातों को सुनकर, समझकर सटीक और प्रभावी प्रतिक्रिया देने लगता है। तो आप देखें, यह बोलना दक्षता है और ये उपदक्षताएं हैं कि चिंतन जुड़ा हुआ है बोलने में। बिना बिना सोचे, बिना समझे जवाब नहीं देना है, और कहां कौन से शब्द का चयन करना है, ये यदि प्रारंभिक वर्षों में क्षमता विकसित नहीं हुई तो आगे भी चल करके हम सही शब्दों का चयन नहीं कर पाते हैं। मिलते जुलते शब्द हम बोलते हैं, और क्या हम बात बोल रहे हैं उसी तरह का भाव भी हमारे चेहरे पर प्रदर्शित होना चाहिए। ये नहीं कि हम वीर रस की कविता पढ़ रहे हैं और वीर रस की कविता पढ़ते समय हम जो है वो करुण रस का भाव ले आ रहे हैं, करुणा का भाव ला रहे हैं। नहीं, वो वीरता का हाव भाव भी आना चाहिए, प्रभाव भी होना चाहिए, क्रम भी होना चाहिए, तर्क भी होना चाहिए, और व्याकरण की शुद्धता हो। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, एक वचन, बहुवचन, किसका प्रयोग कहां पर करें, केरला के जैसे जो कुछ लोग बोलते हैं उसकी जैसे नहीं कि पुरुष को कहेंगे तुम आती नहीं, तुम जाती नहीं, ऐसे। तो इन चीजों का उस बोलने में समावेश कैसे होगा, उसके लिए हमको आपको भी तो कुछ करना होगा ना। आइए देखते हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में हम क्या करें कि बच्चों में बोलने की दक्षता और उससे संबंधित उपदक्षताएं विकसित हों। पहला है कि शिक्षक बच्चों को परिचित परिवेश, वस्तु, चित्र दिखाकर उन पर बात करें। आप चित्र में देख रहे होंगे, मैडम ने बच्चों के साथ आसन लगाया है और उनकी प्रिय वस्तु पर उनसे चर्चा कर रही। तो बच्चों को जब हम परिवेशीय वस्तु जिससे वो परिचित हो, जिससे उनका पूर्व ज्ञान जुड़ा हो, पहले से उसके बारे में वो जानकारी रखते हो, ऐसी वस्तुएं, ऐसे चित्र दिखाएंगे। चाहे वो प्रत्यक्ष वस्तु ले लीजिए आप, चाहे चित्र ले लीजिए, मेले का चित्र ले लीजिए, बाजार का चित्र ले लीजिए, ठीक है ना। जो उनके परिवेश के जानवर हैं उनका चित्र ले लीजिए, पौधों का चित्र ले लीजिए, फूलों का चित्र ले लीजिए, ठीक है। उन पर उनसे बातचीत करें और उन्हें बोलने का अवसर दें, कमियां नहीं निकालें, उनको मुखर होने दे, उनकी अभिव्यक्ति को निकलने दे, आने दे बाहर। चित्र कथाओं को दिखाकर कहानी बताएं। चित्र कथा, चित्र ही बने होते हैं, उसमें कोई कहानी नहीं लिखी होती है, बस उनमें एक सीक्वेंस होता है, एक सीरियल होता है। तो उनको देख करके आप कहानी बनाते जाएं और बच्चों से कहानी को आगे बढ़ाने के लिए कहें, सोचने का मौका मिले ना। तभी तो आपने कहा कि विचारों को सोचकर कहानी को आगे बढ़ाएं और विचारों को बोलकर व्यक्त करने को कहें। वो बोले, उनको कहें, तभी तो बोलने की क्षमता आएगी। वर्णों के साथ उनके चित्र को पहचान कर बोलने को कहें। वर्ण है और फिर चित्र है, दोनों का मेल वो सीखें। शब्दों के साथ उनके चित्रों को पहचान कर बोलने को कहें। तो इससे क्या होगा, शब्द और चित्र का मेल वो कर पाएंगे और इस तरह उनमें बोलने की दक्षता और उपदक्षता विकसित होगी। अब बोलने में कई घटक शामिल होते हैं। क्या क्या घटक हैं बोलने में शामिल घटक, कौन से हैं, आइए देखते हैं। बोलने का मतलब मौखिक अभिव्यक्ति, अपने विचारों को बोलकर दूसरों तक पहुंचाना। आप जानते हैं कि बोलने में एक डायलॉग कितने फेमस हो गए हैं।
फिल्मों के एक एक डायलॉग कितने वर्षों से आ रहे हैं। एक एक हास्य कवि, हास्य व्यंग्य के कवि की कविताओं पर ठहाके लग जाते हैं। करोड़ों की भीड़ जुटा लेते हैं, लाखों की भीड़ वो सोशल मीडिया पर जुटा लेते हैं। उनकी उनकी बोली बिक रही है। कॉमेडी कॉमेडी शो चल रहे हैं एक एक चैनल पर, आप देखिए करोड़ों का टर्नओवर है उनका। बोलने में कम ताकत है। और हम आप बोलने के लिए ही रखे गए हैं। शिक्षक का जो जो बात है, जो कुछ भी वो बोलता है, बोलने की दक्षता ही सबसे मुख्य दक्षता है। बाकी दक्षताएं भी हैं लेकिन मुख्य ये है। तो चिंतन के लिए बातचीत होनी चाहिए। अपने अवलोकन व दैनिक अनुभव साझा करना, सुनी गई बातों को अपने शब्दों में व्यक्त करना, बातचीत के दौरान नए शब्दों का चयन करना और सुनी गई बातों पर अपनी अनुक्रिया देना, ये हमारे बोलने में शामिल घटक हैं। इन पर एक एक पर आप विचार करें कि ये कितने महत्वपूर्ण हैं। यदि हम बातचीत कर रहे हों और हम अपने भीतर से कोई बात करना चाह रहे हों और वो शब्द न मिल रहे हों, क्या फ्लुएंसी आएगी? क्या हम प्रभावी ढंग से अपनी बात रख पाएंगे? शायद ऐसा कुछ कभी न कभी हमारे आपके साथ भी हुआ होगा। अब आप देखें, प्रेरणा तालिका है ये। इसमें हम देखते हैं दक्षता अर्थात लक्ष्य है हमारा सुनना बोलना। आकलन के संकेतक क्या हैं, इंडिकेटर्स क्या हैं, जिनको लर्निंग इंडिकेटर्स कहते हैं। इन्हीं के आधार पर हम आकलन करेंगे। बच्चा अपने आसपास की ध्वनियों को सुनकर अंतर कर लेता है। दूसरा इंडिकेटर है कि सुनी गई बात पर सटीक अनुक्रिया देता है। अब आकलन हेतु संभावित तरीके या प्रश्न, ये तो रहा कि हमारा लक्ष्य क्या है, क्या हम देखने जा रहे हैं बच्चे में कि सुनने बोलने की दक्षता विकसित हुई तो किस स्तर तक हुई। फिर उसके लिए इंडिकेटर्स हमने बनाया कि किन मानकों पर हम उसका आकलन करेंगे, और फिर आकलन के लिए हम कुछ प्रश्न या तरीका या टूल अपनाएंगे जिनके आधार पर हम आकलन करेंगे। तो पहला है कि बच्चों को विभिन्न ध्वनियां सुनाकर उनके बारे में पूछें। उदाहरण के लिए घंटी की आवाज और ताली की आवाज, कोयल की आवाज, बकरी की आवाज, ये बच्चों से पूछें। फिर है बच्चों को सरल निर्देश दें। निर्देश हैं खड़े हो जाओ, बायां हाथ उठाओ, छत की ओर देखो, बस्ते से किताब निकालो, अपनी पेंसिल बाएं हाथ में पकड़ो, अपनी कलम बगल वाले दाहिनी तरफ वाले बच्चे को दो। हमारे निर्देश स्पष्ट होने चाहिए, और ये तब होगा जब हम पहले से योजनाबद्ध ढंग से ये कार्य करेंगे। तो इस तरह से हम ये आकलन कर सकते हैं कि सुनना बोलना ये दक्षता किस स्तर तक बच्चे में विकसित हुई है। अब है भाषा सीखने सिखाने के क्रम में तीसरी दक्षता, वह है पढ़ना। और पढ़ना में उपदक्षताएं कौन कौन सी हैं, पढ़ने की विशेषताएं क्या क्या हैं। जब बच्चा प्रवाह के साथ, पहली शर्त क्या है, फ्लुएंसी, रुके नहीं, अटक अटक करके नहीं, प्रवाह के साथ पढ़े। समझते हुए पढ़ना, दूसरी शर्त पढ़ने की, समझते हुए, जो पढ़े उसको समझे। अनुमान लगाना, इतना पढ़ा भाई, पढ़ा कि पेड़ पर कौवा बैठा था, नीचे लोमड़ी बैठी थी, लोमड़ी ने कौवे की प्रशंसा की। अब वो कुछ ना कुछ तो अनुमान लगाए, कौवे के मुंह में रोटी है, लोमड़ी ऐसा करेगी। चित्र देख करके अनुमान लगाना, कुछ पढ़ करके आगे का अनुमान लगाना, तो ये अनुमान लगाए।
पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए चलना। पहले से उसको क्या जानकारी है उससे वो जोड़े। कुछ कहानियां होती हैं, आप सुनाना शुरू करते हैं, भले आप दूसरे ढंग से सुना रहे हैं, लेकिन बच्चे जो सुने हुए हैं उन्हीं कहानियों। तो ये तब होता है ये पूर्व ज्ञान से। प्रश्नों के जवाब देना, जो प्रश्न हो पढ़ी हुई चीज पर उनके जवाब दे ले। कंप्रीहेंशन, यही तो सिखाया जाता है कंप्रीहेंशन में। अनुच्छेद आधारित प्रश्नों के उत्तर देना, मन में पढ़ी गई सामग्री की छवि बनाना, इमेज क्रिएट करना अपने दिमाग में। एक जंगल था, रात का समय था, अंधेरा छाया हुआ था। अब एक इमेज आई, एक भयावना दृश्य सामने आया। अचानक जंगली जानवरों की आवाज गूंजने लगी। ये रोल प्ले जो वो पढ़ रहा है उसको कह दीजिए कि ठीक है, उसकी जगह तुम हो करके ऐसे करो, रोल प्ले कर सके। चित्रीय संयोजन, चित्रों को वर्णन के जोड़ पाना, पाठ की संरचना पहचानना, प्रश्न पूछना, खुद भी वो प्रश्न पूछे, सार निकालना। सार को गहिराए तोता दे उड़ाए। तो सार निकालना, मुख्य बात क्या है, जितना उसने पढ़ा उसमें से मुख्य बात क्या है। आप देखते हैं जज जो होते हैं, जो हमारे माननीय न्यायाधीश महोदय होते हैं, वो वकीलों की इतनी लंबी लंबी बहस को सुन करके और संक्षेप में, पंक्तियों में, अनुच्छेदों में अपना जजमेंट लिख देते हैं। सार निकालना, स्वनिगरानी, खुद की निगरानी करना। पढ़ते समय हम कहीं कोई अक्षर, कोई शब्द गलत तो नहीं पढ़ दे रहे हैं, उसको खुद करेक्ट कर लें बिना किसी के बताए भी। कार्य सुगमता से करने लगता है, तब हम कहेंगे कि उसमें पढ़ने की दक्षता विकसित हो गई है। अब इसके लिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या करना होगा हमको, आपको? चित्र पठन, मुद्रा भाव पठन। चित्र पठन, चित्र कहीं हो, कोई भी चित्र दिखा करके आप पूछिए इस चित्र में क्या है, क्या हो रहा है, कौन कौन है, कितनी संख्या में है, इसकी जगह ये होता तो क्या होता। मुद्रा भाव पठन। और पढ़ते समय जैसा वर्णन आए उसके चेहरे के भाव भी परिवर्तित होने चाहिए, वैसे ही उसकी बॉडी लैंग्वेज भी वो चीज कहनी चाहिए। उसकी बॉडी लैंग्वेज देखें तो उसे लगे कि हाँ क्या पढ़ रहा है। कभी हंसने की मुद्रा आए, कभी कभी जो है वो भय की मुद्रा आए, तो कभी खुशी की मुद्रा, जैसा जैसा उसमें भाव व्यक्त किया गया हो। यानी जो लेख वो पढ़ रहा है उसको लिखने वाले के मन में जो जो भाव हों वो पढ़ने वाले के मन में वही भाव हों। दो वर्णों से बने अमात्रिक शब्दों और उनके चित्रों को देखकर पहचानना और उनका उच्चारण, जैसे जल, कल, चल, घर। 3 या 4 वर्णों से बने अमात्रिक शब्दों और उनके चित्रों को पहचानकर उनका उच्चारण, जैसे महल, कमल, पनघट। फिर मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना, फिर छोटे छोटे वाक्यों को पढ़ना और समाचार पत्र को पढ़ना। तो ये अभ्यास हमें कराना होगा बच्चे को, तब बच्चे में पढ़ने की दक्षता विकसित होगी। अब भाषा सीखने सिखाने के क्रम में ही हम अंतिम दक्षता पर आते हैं और वह है लिखना। लिखना या राइटिंग जो होता है ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स स्किल है, कॉम्प्लिकेटेड स्किल है। लिखना सिखाना आसान नहीं है और गुरु के अलावा तो शायद ही सिखा पाए कोई। मां सिखाती है या गुरु सिखाता है, दो ही सिखा पाते हैं। तो लिखना, इसके अंदर क्या उपदक्षताएं हैं देखें। जब बच्चा बुनियादी लेखन कौशल क्या है, जैसे अक्षरों की सुंदर डॉल आकृतियां बना पाना। देखो कुछ बच्चे अक्षर लिखते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, वो दूसरों को भी दिखाएं, बोर्ड पर लिखा करके प्रदर्शित करें।
तो सुंदर सुंदर सुडौल आकृतियां बना पाना, वर्ण और ध्वनि का संबंध बना पाना कि भाई ये ध्वनि निकल रही तो ये वर्ण लिखेंगे, ये ध्वनि निकल रही तो ये वर्ण लिखेंगे। सही वाक्य रचना की समझ, सही वाक्य रचना की समझ कि इस तरह से हम वाक्य लिखेंगे, उसका ये भाव, ये अर्थ, ये संदर्भ निकलेगा। विराम चिन्हों की उचित समझ, कहां पर कामा लगाएंगे, कहां अर्ध विराम, कहां पूर्ण विराम, कहां पर विराम चिन्ह लगा है तो कितनी देर रुकना है, पूर्ण विराम लगा है तो कितनी देर रुकना है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है, ये इन्हें समझना। तो उचित समझ सटीकता से, जैसे कि चिंतन, क्रमबद्धता, तार्किक तरीके से लिखना और लिखे हुए को शीर्षक देना। जो वो लिख रहा है उसको क्या शीर्षक, क्या टाइटल देंगे। अपने लिखे को प्रवाह व प्रभावपूर्ण बनाने में संपादन, कि जो वो लिख रहा है उसकी एडिटिंग कर सके, उसको उसमें प्रवाह ला सके, उसको प्रभावी बना सके कि पढ़ने वाले पर उसका प्रभाव हो। संशोधन कर, यानी उसकी गलतियां निकालना, उसकी त्रुटियां, उसको और प्रभावी बनाना। तो संशोधन कर सटीक व सुव्यवस्थित तरीके से उपयोग करने लगता है। तब हम कहते हैं कि उसमें लिखने की दक्षता आ गई है। वो केवल देख देख करके नकल लिखने का मतलब नहीं है। वो सोच करके भीतर अपने उठने वाले विचारों को वो लिपिबद्ध कर सके। उसके मन में जो विचार आ रहे हैं उन विचारों को इस रूप में लिखे कि जो पढ़े उसके मन में भी वो विचार आए और लिखने वाले के विचारों को समझ सके। तब लिखने की दक्षता आएगी, तब वो एक कवि बनेगा, एक लेखक बनेगा। और यदि नहीं भी कवि लेखक बना तो वो अपने भावों को दूसरों तक पहुंचाने में सफल हो सकेगा। अब इसके लिए आप शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या करेंगे? अमात्रिक शब्दों को लिखना। अमात्रिक, जिनमें मात्राएं नहीं होती हैं। वहां आपने पढ़ने की बात किया था, पढ़ने की दक्षता में, यहां लिखने की बात है। अमात्रिक शब्दों को लिखना जिसमें मात्राएं नहीं है। फिर मात्रिक शब्दों को लिखना, मात्रा वाले शब्दों को। फिर छोटे छोटे वाक्यों को लिखना। फिर नकल करना, कहीं लिखा हुआ है किताब में देख करके जो चीज सुंदर लगे उसको लिखे। फिर श्रुत लेख लिखना, कोई बोल रहा है उसको सुन करके लिखना। और फिर अपने मनोभावों को स्वयं लिखना। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया भी कि उसके भीतर क्या भाव उठ रहे हैं, उनको वो अपनी लेखनी के प्रयोग से लिपिबद्ध कर सके, तब सही रूप में लिखना कहेंगे। तो ये लिखने की दक्षता और उपदक्षताएं हुई। अब आइए इसके लिए भी हम प्रेरणा तालिका देखते हैं। जैसे हमने सुनना और बोलना के लिए प्रेरणा तालिका देखा था, ठीक इसी तरह से हम पढ़ना और लिखना के लिए प्रेरणा तालिका देखते हैं। हमारी जो दक्षता है या जो लक्ष्य है वो है पढ़ना लिखना। आकलन के संकेतक इंडिकेटर्स, लर्निंग इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं आप देखें। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं स्क्रीन को जिससे आपको दिखाई दे। विभिन्न पठन सामग्रियों के प्रति सहज ही आकर्षित होते हैं और पढ़ते हैं। दिए गए, अगला लर्निंग इंडिकेटर है हमारा, दिए गए वर्णन के आधार पर चित्र बनाते हैं। जैसा वर्णन है वैसा चित्र बच्चे बनाएंगे। और दिए गए चित्रों की विशेषता के बारे में बताते हैं, यानी वाइस वर्सा। वर्णन को चित्र में परिवर्तित करना और चित्र को चित्र से वर्णन करना। मिलान करते हैं या संक्षिप्त वर्णन करते हैं, जैसे कि चित्र का रंग, आकार और नाम देना। चित्र या पठित सामग्री के बारे में संक्षेप में लिखते हैं। चित्र या पठित सामग्री के बारे में संक्षेप में लिखते हैं। जो चित्र देखा या जो पढ़ा उसको शॉर्ट में, कंसाइज वे में लिखेंगे, सार लिखेंगे। पठित सामग्री के बारे में जानकारी
और तर्क आधारित सवालों के जवाब देते हैं। जो पढ़ा उस पर आधारित प्रश्न आया तो उसका तर्कयुक्त जवाब लिखेंगे। अपने आसपास दिखने वाले साइन बोर्ड, विज्ञापन आदि को पढ़कर समझते हैं, दूसरों को भी समझा पाते हैं। विभिन्न निर्देशों, संकेतों, सूचनाओं आदि को पढ़कर समझते हैं और उसके अनुसार प्रतिक्रिया देते हैं। सबसे जरूरी, अवसर अनुकूल लिखित मात्रा का प्रयोग करते हैं। लिखित भाषा का, अवसर अनुकूल लिखित भाषा का प्रयोग कर, जैसी जहां जरूरत होगी उसके अनुकूल वो भाषा का प्रयोग करेंगे। ऑडियो विजुअल या श्रव्य दृश्य माध्यम जैसे टेलीविजन हो गया, इसके माध्यम से सुनी और देखी गई सामग्री को अपने शब्दों में कहते हैं, खुद बयान करते हैं, वो खुद वर्णन करते हैं। अब प्रश्न या क्रियाकलाप की रचना कैसे करेंगे आप? ये तो हमारे संकेतक हो गए। बच्चों को पाठ्यपुस्तक के चित्र दिखाकर उनके बारे में पूछें। ये तो हम कर सकते हैं ना, क्लास में आसानी से कर सकते हैं कि बच्चों की पाठ्यपुस्तकों में अच्छे अच्छे चित्र बने, उनको दिखाएं और पूछें कि भाई बताओ चित्र में मेढक कितने हैं। अच्छा, इसमें मेढक के अलावा कौन से जंतु हैं? क्या कोई पौधा भी दिख रहा है? उस पौधे में किस रंग के पुष्प होते हैं? कितने फूल खिले हैं? अगर मेढक है तो मेढक के खाने का कोई भोज्य पदार्थ चित्र में दिख रहा है? तो इस तरह के प्रश्न हम करें, उनको सोचने, तर्क करने का मौका दें। सरल साइन बोर्ड दिखाकर पढ़वाएं, जैसे आगे तीव्र मोड़ है, हॉर्न प्लीज, और उसका मतलब पहले बच्चों से निकलवाएं फिर स्वयं समझाएं। पाठ्य पुस्तक से अथवा अन्य कोई चित्र दिखाकर उस पर वाक्य लिखवाएं। या तो पाठ्य पुस्तक से लिखवाएं या फिर कोई चित्र दिखाएं। चित्र दिखाएं और चित्र पर वो वाक्य लिखें। ये चित्र पाठ्य पुस्तक का हो सकता है या कोई अलग से आप ले सकते हैं। पाठ का अंश पढ़वाकर उस पर आधारित प्रश्न पूछें। पाठ का अंश, पाठ्यांश जिसे कह सकते हैं। किसी पाठ का छोटा सा पार्ट, छोटा अनुच्छेद, 1-2 अनुच्छेद पढ़वाएं और उस पर आधारित प्रश्न बच्चे से पूछें, क्योंकि हमारा जो मकसद है कि उस पढ़ करके उस पर आधारित प्रश्नों के जवाब वो दे लेता है, तभी तो प्रेरणा लक्ष्य हासिल करेगा वो बच्चा। अब आप देखें सीखने की प्रक्रिया के चरण। सीखने की प्रक्रिया के चरण यही गतिविधि के चरण भी हैं। अगर आप कोई गतिविधि बनाते हैं, नई गतिविधि की रचना करते हैं, तो आपकी गतिविधि कब प्रभावी होगी? जब उसमें ये चक्रीय प्रक्रम अपनाया जाएगा और उस प्रक्रिया के 4 चरण होंगे। इसका नाम है ERAC। ERAC बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। अगर आप इसे जान, भाई शिक्षक क्लास में गतिविधि कराता है, तो क्या शिक्षक मदारी है? क्या वह जोकर है? बताएं आप, क्या वो मदारी है? वो डमरू बजाकर बंदर का नाच दिखा रहा है, उसमें और शिक्षक की गतिविधि में कोई अंतर है? क्या वो जोकर है, वो कॉमेडियन है? उस गतिविधि में और शिक्षक की गतिविधि में अंतर क्या है? ये आप तब जानेंगे जब गतिविधि के ये 4 चरण आप जानेंगे। आप जान रहे होंगे कुछ गतिविधियों के लिए हमारे शिक्षकों को दंडित किया जा चुका है, उनके वीडियोस वायरल हुए हैं, उनको निलंबित किया जा चुका है, उनको नोटिस दी जा चुकी है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो अति उत्साह में आ जाते हैं और वो भूल जाते हैं कि कक्षा के अंदर जो गतिविधियां की जानी चाहिए उनकी विशेषता क्या है। तो अगर आप इनसे बचना चाहते हैं तो इन 4 चरणों को आप समझ लें। ऐसा आपके साथ कभी भी नहीं होगा और दूसरों को भी आप जागरूक करेंगे। हमारी
कक्षा के अंदर जो गतिविधियां होती हैं उनके 4 चरण होते हैं। उन्हें सूत्र रूप में आप कह सकते हैं ERAC। E एक्सपीरियंस, R रिफ्लेक्शन, A एप्लीकेशन, C कंसोलिडेशन। एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन, कंसोलिडेशन। एक्सपीरियंस को हिंदी में अनुभव कहते हैं, रिफ्लेक्शन चिंतन, एप्लीकेशन अनुप्रयोग और कंसोलिडेशन समेकन, समेकित करना। भाषा का विकास हमारे मन मस्तिष्क में इस खास प्रक्रिया के द्वारा होता है। अब ये जो अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग और समेकन है, ये 4 चरणों पर हम आपसे थोड़ी चर्चा यहां पर करेंगे। ये शब्द मात्र नहीं है। सबसे पहले आप कोई भी गतिविधि कराएं तो उसमें बच्चे के अनुभव का प्रयोग करें। एक्सपीरियंस की 3 विशेषताएं हैं। पहला, वह अनुभव रोचक होना चाहिए जिसमें बच्चे को रुचि आए। दूसरा, उसमें चुनौती होनी चाहिए। और तीसरी, सहभागिता। इन्हें आप जरूर नोट कर लें। हर प्रकार के अनुभव गतिविधि में हमारे काम के नहीं होते हैं। ऐसे अनुभव का प्रयोग करें बच्चों के जो अनुभव बच्चे ले चुके हों, जिसका अनुभव अच्छी तरह बच्चों को हो और वह रोचक अनुभव हो, उसमें कोई चुनौती हो और जो बच्चे हैं वो सहभागी हो, वो भाग ले सकें, पार्टिसिपेट कर सकें। कुछ चित्र भी दिखाए गए हैं, आप देखिए। अब जैसे रोचक क्या है, जैसे मेला देखने बच्चे जाते हैं, सर्कस में जाते हैं, जू में देखने जाते हैं, ठीक है ना। तो ये बच्चों के लिए रोचक, या कोई त्योहार मनाते हैं, है ना। गुड़िया है, होली है ना। दशहरा में जाते हैं, रामलीला वहाँ देखते हैं। तो ये रोचक भी हैं। अब इसमें चुनौती हमें शामिल करना है। ये शिक्षक के मन में होता है, किस तरह से चुनौती भरा उसको बना दें और बच्चे को भी सहभागी करें। कोई भी एक्टिविटी हो रही हो, कोई हम गतिविधि करा रहे हैं, तो उस गतिविधि में हम अपने बच्चे को भी शामिल करें अपनी कक्षा के। खाली ये नहीं कि हम कर रहे हैं वो देख रहा है। और उस बच्चे के लिए चुनौती होना चाहिए, ठीक है, कि भाई गिलास है और उस गिलास में हम रूमाल डालेंगे, रूमाल डाल करके उसको औंधा करके हम पानी में डुबोएंगे और रूमाल भीगेगा नहीं, तो हमने तो कर दिया, ठीक है, अच्छी बात है। बच्चा तो अनुभव ले चुका है कि भाई हम पानी में कोई चीज़ डालेंगे तो गिलास डूब गया, तो उसमें भरी रुमाल भी भीग जाएगी, उसमें भी पानी चला जाएगा। तो उससे संबंधित अनुभव उसको है और उसके लिए ये रोमांचक भी होगा। लेकिन चुनौती क्या है, इसमें हमने चुनौती शामिल कर दिया और वो खुद भी करे, खुद करके इसका अनुभव ले। तो चलिए, ये एक उदाहरण दिया हमने, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। वीडियो हमारा बहुत लंबा हो जाएगा, 1 घंटे से ज़्यादा जा रहा है। हम ERAC पर अलग से एक वीडियो डालेंगे, उसमें विस्तार से हम उदाहरण सहित लेकर के एक्टिविटी कराते हुए आपको दिखाएंगे। रिफ्लेक्शन या चिंतन अगला है। अब चिंतन क्या है? जो कार्य बच्चे के द्वारा किया गया उसके बारे में वो सोचे, विश्लेषण करे और विविध प्रकार के सवालों को शामिल करे। यानी क्यों, कैसे। जैसे अभी हमने एक एक्टिविटी आपको बताया कि भाई जो कागज या रुमाल गिलास के अंदर भरी हुई थी, औंधा करके जब बाल्टी जो पानी से भरी है उसमें हमने डुबो दिया तो गिलास पानी में डूब गया, लेकिन उसमें जो रखी हुई रुमाल थी, कागज था,
वो भीगा नहीं। क्यों नहीं भीगा भाई? कैसे ऐसा हुआ? तो क्यों, कैसे, ऐसे प्रश्नों के जवाब देने के लिए वो चिंतन करेगा, सोचेगा। आप मुद्रा देखिए, जो बच्चा बना हुआ है चित्र में अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। तो रिफ्लेक्शन, चिंतन दूसरा चरण है। इसके बाद एप्लीकेशन। एप्लीकेशन, अनुप्रयोग। इसमें बच्चा स्वयं करता है, खुद करता है, और नई नई जो चीजें उसने सीखा है उसे भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, नवीन परिस्थितियों में वो प्रयोग करता है और उसका अभ्यास करता है। उसको मजा आने लगता है और एक चीज को कई कई तरीकों से करता है। वो आपने गिलास डुबोया, वो के आने अब नहाने जाएगा बाथरूम में, तो वो मग्गा है, लोटा है, जो कुछ भी होगा वो पानी में डुबोएगा। ठीक है, जो स्थानीय चीज़ें उपलब्ध होंगी उनके साथ वो करेगा। पेंसिल, कटर, रबर डुबो करके वो डुबो करके देखेगा कि भाई ये चीज़ें डूबती हैं, उतराती हैं, तेज़ी से ऊपर आती हैं। ये नए नए अनुभव लेगा, वो अनुप्रयोग करेगा। जो नया कुछ सीखा नवीन परिस्थितियों में उसको वो करके देखेगा, भिन्न भिन्न तरीकों से करके देखेगा, अपने साथियों के साथ करके देखेगा, दूसरों को बताएगा। फिर है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन सबसे जरूरी स्टेप है और यहीं पर हम मदारी से या जोकर से भिन्न हो जाते हैं। सपेरे से, मदारी बंदर का नाच दिखाने वाले से और जोकर से हम भिन्न हो जाते हैं, कॉमेडियन से भिन्न हो जाते हैं, क्योंकि हम अपनी गतिविधि को किसी लर्निंग आउटकम से जोड़ते हैं। हमारा जो मकसद होता है वो बच्चों में लर्निंग आउटकम का विकास होता है, बच्चों की लर्निंग पुष्ट करना होता है, नई नई जानकारी देना होता है। तो नतीजे निकालना, बच्चे अंत में निकाल सकें। अंत में यह निष्कर्ष निकलना चाहिए प्रयोग का कि भाई गिलास में वायु भरी हुई है और उस हवा को निकलने का अवसर नहीं मिला, और उस हवा ने कागज या रुमाल और पानी के बीच में हवा है, उस हवा को निकलने का अवसर नहीं मिला, इसलिए पानी रुमाल तक या कागज तक नहीं पहुंच पाया। अर्थात वायु स्थान घेरती है। अंत में ये निष्कर्ष, ये नतीजा निकलना चाहिए, तब तो नया कुछ सीखेगा बच्चा कि वायु स्थान घेरती है। तो नतीजा निकले, लर्निंग आउटकम आए, बच्चों में नई नई सीख आए, ये है कंसोलिडेशन या समेकन। तो हम लर्निंग एक्सपीरियंस से लर्निंग आउटकम की तरफ चलते हैं, उसके अनुभव से नए नए अनुभव उसको हम कराते जाते हैं। ये हमारे गतिविधि के 4 चरण हैं। फिर से एक बार आप देख लें, एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन और कंसोलिडेशन। इसका आप गौर करें। अब एक उदाहरण लेते हैं, हम एक उदाहरण लेते हैं और उस उदाहरण को लेकर के, चूंकि हम भाषा की चर्चा कर रहे हैं, तो भाषा में हम वर्णमाला गीत जब पढ़ाएंगे तो वहां हम ERAC, इन 4 चरणों के प्रयोग से गतिविधि का निर्माण कैसे करेंगे। देखें आप, बहुत मजा आएगा आपको। ये रियल टीचिंग है, वरना आप यही सोचेंगे कि सिद्धांत तो लिख दिए गए हैं और व्यवहार में इसको प्रयोग कैसे करेंगे। आइए इसको देखते हैं। वर्णमाला गीत ये कक्षा 1 का है। लर्निंग आउटकम क्या है, कैसे लिखते हैं लर्निंग आउटकम को। कक्षा 1 भाषा का वर्णमाला गीत का लर्निंग आउटकम लिखने की शब्दावली क्या होती है, आप गौर करिए। दी गई सामग्री, चित्र, वस्तु से पैटर्न बनाते हैं। अब आप 40 मिनट तक इस पाठ को पढ़ाएंगे, उसके बाद आप बाहर निकल आएंगे, कोई दूसरा जाएगा और बच्चों से ऐसा करने को कहेगा। अगर वो बच्चे कर लिए तो लर्निंग आउटकम सही सही विकसित हुआ है बच्चों में, और सही आप ये गतिविधि कराएंगे तो ये बच्चे कर लेंगे।
तो लर्निंग आउटकम है दी गई सामग्री चित्र वस्तु से पैटर्न बनाते हैं। दूसरा लर्निंग आउट सुनकर समझना और उपयुक्त प्रतिक्रिया देना। और तीसरा है कि समान ध्वनि वाले शब्दों को पहचानते हैं और पूछने पर ऐसे शब्दों की सूची प्रस्तुत करते हैं। अब देखिए इसमें क्रम है अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग, निष्कर्ष। ERAC का प्रयोग कैसे हुआ है? सबसे पहले ई देखिए, अनुभव। इसके लिए कौन सी गतिविधि, कौन सी क्रियाकलाप कराएंगे, कितने समय तक कराएंगे और कैसी बैठक व्यवस्था होगी, ये भी साथ में आपको लिखना होगा। ये अब हम शिक्षण योजना की तरफ चल रहे हैं, टीचिंग प्लान। टीचिंग प्लान में हम ERAC का प्रयोग कैसे करेंगे? तो देखें, एक्सपीरियंस या अनुभव, इसके लिए जो एक्टिविटी होगी, गतिविधि होगी, क्रियाकलाप होगा, वो क्या होगा? बच्चों को मैदान से कुछ छोटे कंकड़, तीलियां, पत्तियां आदि चीजें एकत्रित कर लाने को कहेंगे। बच्चों को समूह में बैठाएंगे। शिक्षक कुछ वर्ण श्यामपट्ट पर लिखेंगे। बच्चे लाई गई सामग्री से उन वर्णों में से एक वर्ण का चित्र बनाएंगे। कितना समय? आप ये अपनी योजना में नोट कर लीजिए। और बच्चे बैठेंगे कहाँ? गोले में बैठेंगे कि यू शेप में बैठेंगे कि जो है लाइन में बैठेंगे। आपकी जैसी आवश्यकता है वैसा आप कर लें। यही हमारी योजना है, यही शिक्षण योजना है कि हम शिक्षण किस प्लान से करेंगे। तो मान लीजिए आपने बा लिखा, बा। अब बच्चे क्या करेंगे कि जो कंकड़, तीलियां, पत्तियां लाए हैं वो उनको जमा करके उससे बनाएंगे उसको। चिंतन। अब चिंतन क्या है? इस वर्ण से 2-3 अक्षरों का शब्द बनाएं। इस वर्ण से मान लीजिए बा है, बच्चे ने बना दिया कि बकरी है, बगुला है, ठीक है ना। और बा से, ठीक है ना, और भी शब्द बना सकते हैं, ठीक है ना। तो 2-3 अक्षरों का शब्द बना देंगे बच्चे। 4 का बना सकते हैं, 5 का बना सकते हैं, है ना। फिर बच्चों द्वारा बोले गए शब्दों को शिक्षक बोर्ड पर लिखते रहें। शिक्षक और बच्चे इंगेज रहें। एक्टिव पार्टिसिपेटरी लर्निंग अप्रोच हमारी होनी चाहिए, APLA, एक्टिव पार्टिसिपेटरी लर्निंग अप्रोच। ने बच्चे एक्टिव रहें, हमें पार्टिसिपेट करें, सहभागिता हो और लर्निंग होती रहे। ये हमारी अप्रोच होनी चाहिए बच्चों के साथ में एक्टिविटी कराते समय। तो बच्चों द्वारा बोले गए शब्दों को शिक्षक बोर्ड पर लिखते रहें। इन शब्दों को बोलकर बच्चों से पूछें कि कौन कौन से शब्द तुम्हें अधिक अच्छे लग रहे हैं और क्यों। देखिए, रिफ्लेक्शन आ गया, चिंतन आ गया। अभी हमने कहा था क्यों और कैसे वाले प्रश्न हम इसमें पूछते हैं। सोचने का अवसर मिले बच्चों। शिक्षक एक सरल शब्द बोलकर समान ध्वनि के शब्द बच्चों से पूछें, ठीक है। तो उसी के जैसे शब्द पूछेंगे आप। अनुप्रयोग, एप्लीकेशन कैसे होगा? अब बच्चों को किसी एक वर्ण से शब्द बोलने को कहें कि चलो भाई बा से बोलो, ला से बोलो, एक शब्द बोलो। शिक्षक खुद एक शब्द बना सकते हैं और श्यामपट्ट पर लिख सकते हैं, जैसे का या पा से कल, पल। का से कल बन गया, पा से पल बन गया। बच्चों को और भी समान ध्वनि वाले शब्द बनाने को कहेंगे। चलिए, ये हो गया अनुप्रयोग, क्योंकि बच्चे जो सीख रहे हैं हमसे आपसे वो खुद करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद शब्द बनाएंगे। अब है निष्कर्ष, कंसोलिडेट कैसे करेंगे। इसमें गलत शब्द क्या है? सी, कंसोलिडेशन या निष्कर्ष। श्यामपट्ट पर लिखे गए शब्दों को बच्चे कापी में उतार सकते हैं और शिक्षक लिखे शब्दों को बच्चों से पढ़ने को कहेंगे। तो इस तरह से अंत में हम कंसोलिडेशन तक पहुंचते हैं।
अब ये तो रही भाषा की बात। जो दूसरा हिस्सा है इसमें वो गणित शिक्षण का दिया गया है, और गणित में कहा गया है प्ले, लर्न एंड ग्रो टुगेदर। प्ले, खेल। गणित को अगर सही ढंग से सिखाना है तो बच्चों को खेल खेल में सिखाना होगा। गणित द्वारा कौशल विकास। गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य गणितीय सोच का विकास करना है, रटाना नहीं है। हमारा जो एनसीएफ है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क या राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, वो कहता है कि बच्चों को रटाना नहीं है, उनमें समझ का विकास करना है। अपने ज्ञान की रचना वो स्वयं करें। यह गणितीय सोच हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद करती है। गणित को जीवन से जोड़ें। बच्चों में अपने घर की वस्तुओं के रखरखाव, नियोजन, प्रबंधन आदि जैसे गुणों का विकास गणित विषय के शिक्षण के साथ होता रहता है। गणित विषय के अध्ययन से अर्जित होने वाले कौशल कौन कौन से हैं आप देख लें। क्यों पढ़ाई जाए बच्चों को? गणित पढ़ने से एक बच्चे के जीवन में क्या लाभ होगा? पहली चीज, वो क्रमबद्धता सीख जाएगा। पहला कौशल उसमें आएगा क्रमबद्धता। दूसरा है नियमितता। तीसरा है तर्क और चिंतन उसमें विकसित होगा। चौथा है उसमें निर्णय लेने की क्षमता आएगी। पांचवा है संश्लेषण और विश्लेषण करना सीख जाएगा। छठा है परिणाम निकालना सीख जाएगा, निष्कर्ष पर पहुंचना सीख जाएगा। और सातवां है प्रस्तुत करना अर्थात प्रस्तुतिकरण सीख जाएगा। आरंभिक स्तर पर गणित के फोकल लर्निंग आउटकम क्या है? आरंभिक स्तर पर गणित के फोकल लर्निंग आउटकम की चर्चा करते हैं, जैसे हमने भाषा में किया था। तो बच्चों में गणितीय कौशलों के विकास के लिए 5 फोकल लर्निंग आउटकम विकसित किए गए हैं। पहला, अपने परिवेश को मात्रात्मक रूप में देखने व समझने के लिए संख्याओं का प्रयोग करते हैं। मात्रात्मक रूप में, अपने परिवेश में मात्रात्मक रूप में। अब मात्रात्मक रूप में क्या? जैसे कितना है और कितनी संख्या में है, ये देखते हैं कि भाई हमारी क्लास में आज कितने शिक्षक पढ़ाने आए, बाल्टी में कितना पानी है और जग में कितना पानी है। तो कितना और कितनी संख्या में। दूसरा है संख्याओं के बीच संबंधों को समझकर गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करते हैं। गणितीय संक्रियाएं जो बेसिक हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, तो संख्याओं को समझते हैं और गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करते हैं। किसी संख्या को हिस्सों के रूप में देख पाते हैं तथा संख्या के हिस्सों के साथ विविध संक्रियाओं की समझ को व्यक्त करते हैं। चौथा है बच्चे स्थान व मात्रा के विभिन्न गणितीय पहलुओं को, परिवेश की जानकारी को समझने, दर्शाने तथा अपनी कल्पना को अभिव्यक्त करने के लिए करते हैं। और पांचवा है कि समय, मुद्रा और आंकड़ों के महत्व को समझते हैं तथा उनका उपयोग जीवन को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। 3 कैटेगरी, 3 विषय में आप इन्हें ले सकते हैं। संख्याओं की समझ एवं गणितीय कार्य, फिर ज्यामिति और माप, और सामान्य गणित एवं डेटा संधारण। यही 3 जब आप प्रेरणा सूची की चर्चा करते हैं तो उसमें भी यही 3 मिलते हैं। तो प्रारंभ के जो पहले से लेकर तीसरे तक फोकल लर्निंग आउटकम है, इनका विषय है संख्याओं की समझ एवं गणितीय कार्य। जो चौथा है उसका है ज्यामिति और माप, और जो पांचवा है वो है सामान्य गणित एवं डेटा संधारण। अब गणित शिक्षण में गतिविधि, इस पर चर्चा कर लेते हैं हम लोग। गतिविधि छोटी छोटी रोचक क्रियाओं का समूह है जो शिक्षण को किसी विशेष दिशा में ले जाए तथा जिससे सीखना रोचक और स्वाभाविक हो जाए।
गतिविधि आधारित शिक्षण से न केवल बच्चे तेजी से सीखते हैं अपितु पाठ्यक्रम के लक्ष्य भी बड़ी सहजता से पूर्ण होते हैं। गतिविधि के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं, रोचकता और चुनौती। अब रोचकता और चुनौती क्या है? रुचि होनी चाहिए, बच्चे का इंटरेस्ट होना चाहिए। ऐसे कार्य, ऐसे क्रियाकलाप, छोटे छोटे क्रियाकलाप हम बच्चों को कराएं क्रमबद्ध ढंग से, सीक्वेंस में, कि उसकी रुचि बढ़ती जाए, उसकी रुचि बनी रहे और उसको चुनौती भरा कर दें। छोटी छोटी चुनौतियां होनी चाहिए, वो ऐसी चुनौतियां होनी चाहिए जिसको करके बच्चे को खुशी का अनुभव। गतिविधि के 4 प्रकार होते हैं, मौखिक गतिविधियां, लिखित गतिविधियां, सामग्री आधारित गतिविधियां और आईसीटी आधारित गतिविधियां। ये गतिविधि के 4 प्रकार हैं। सामग्री आधारित गतिविधि का एक उदाहरण ले लीजिए, आप देख लीजिए यहाँ पे। ये सामग्री से आप कैसे कराएंगे? इसका लर्निंग आउटकम है बच्चे संख्या, संख्यांक और संख्या के मान को समझ रहे हैं। संख्या, संख्यांक और संख्या के मान को समझ रहे हैं। दूसरा है बच्चे अनुमान लगाते हैं और उसका सत्यापन भी स्वयं करने में सक्षम होंगे। देखिए यहाँ पे ये गतिविधि, प्रतिभागी सोचें इस गतिविधि में क्या संशोधन करें कि इससे अन्य आउटकम प्राप्त हो सके। अब ये आपको सोचना है। ग्रुप ए और ग्रुप बी, देखिए ग्रुप ए और ग्रुप बी 2 ग्रुप हम बनाएंगे और एक पात्र में कुछ बीड्स रखे हुए हैं, कलर्ड बीड्स रखे हुए हैं और उन बीड्स से हम ये एक्टिविटी करा रहे हैं और इस एक्टिविटी को जब कराएंगे तो ये लर्निंग आउटकम हमें प्राप्त होंगे। और उसके लिए हम पासे का प्रयोग कर रहे हैं कि पासे में कौन सी संख्या, हमारा पासा किस संख्या पर जा रहा है, वो संख्या ग्रुप ए ग्रुप बी में कराएंगे। आगे चलते हैं, गणित सीखने सिखाने का क्रम। अब जैसे अभी आपने ERAC देखा, ऐसे ही एक सार्वभौमिक सिद्धांत है, यूनिवर्सल थियरी है, वो है गणित सिखाने का क्रम, जिसे कहते हैं ELPS। अगर आप इसे नहीं जानते और गणित शिक्षण करते हैं और आपके शिक्षण में ये क्रम नहीं है तो आपका गणित शिक्षण उपयोगी नहीं होगा। गणित शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है और अगर आप इस सिद्धांत को फॉलो करते हुए गणित शिक्षण करते हैं तो आपका गणित शिक्षण बहुत ही रोचक होगा, प्रभावी होगा और गणित बच्चों के लिए खेल बन जाएगा। आपकी क्लास के बच्चों के लिए गणित कठिन विषय नहीं रहेगा। गणित कठिन इसलिए बन जाता है क्योंकि हम इस क्रम का इस्तेमाल नहीं करते। इस क्रम को कहते हैं ELPS। ELPS, E stands for experience। एक्सपीरियंस मानी अनुभव, L लैंग्वेज, अनुभव के आधार पर जो भाषा निकलती है, प्रयोग की जाती है। P पिक्चर, चित्र, चित्रों के आधार पर जो समझ बनती है। और अंत में सिंबल, संकेत। एक्सपीरियंस का मतलब है एक्सपीरियंस फ्रॉम सॉलिड थिंग्स, ठोस वस्तुओं से अनुभव। ठोस का मतलब यहाँ सॉलिड से नहीं है जो विज्ञान में लेते हैं, ठोस से मतलब है यहाँ मूर्त वस्तुओं से, मूर्त वस्तुओं से अनुभव, यानी कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स जो हैं जिनको छू सके, बच्चा देख सके, जिनसे खेल सके। खेलने से मतलब है यहाँ। लैंग्वेज, अनुभवों के आधार पर जो वार्तालाप होता है शिक्षक और बच्चों के बीच में, जो भाषा प्रयुक्त होती है वो होना चाहिए, तभी इसके फोल्डिंग होगी बच्चों की। पिक्चर, चित्रों द्वारा प्रदर्शित की जाती हैं जो चीज़ें ठोस वस्तुओं या मूर्त वस्तुओं से अनुभव होता है और बातचीत होती है, उनको चित्रों के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। और फिर इन तीनों चरणों के बाद चौथा चरण होता है कि किसी अवधारणा, किसी कॉन्सेप्ट को हम संकेत या प्रतीक के प्रयोग से समझाते हैं, बताते हैं, सिंबलाइज करते हैं।
तो ये ELPS की कॉन्सेप्ट है। जैसे आप तीली बंडल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप 100 रुपये का, 10 रुपये का और एक एक के सिक्कों का प्रयोग इकाई, दहाई और सैकड़ा पढ़ाने के लिए, स्थानीय मान पढ़ाने के लिए करते हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं। अब गणितीय दक्षता विकास के घटक क्या हैं? गणित के संदर्भ में अवधारणाओं की समझ का विकास अत्यंत आवश्यक है। जैसे जोड़ गणित की एक संक्रिया है जिसमें दो या अधिक चीजों को मिलाकर बढ़ाने की अवधारणा निहित है। खाली प्लस साइन लगा करके हम 2 धन 3 बराबर 5 लिख दें, ये जोड़ थोड़ी नहीं। दो चीजों में 3 चीजें मिली और मिलने से 2 और 3 से ज्यादा हो गई, 2 से भी ज्यादा हो गई, 3 से भी ज्यादा हो गई, 5 हो गई। ये जोड़ने की अवधारणा, ये कॉन्सेप्ट है, बच्चों में आनी चाहिए, अवधारणा विकसित होनी चाहिए। गणितीय अवधारणाओं की प्रकृति सीढ़ी नुमा होती है जिसमें पायदानों का क्रम निश्चित होता है, जिससे दक्षताओं का विकास होता है। गणितीय दक्षताओं के विकास के घटक इस प्रकार से हैं। पहला है बातचीत, तरीके और स्वरूप, फिर सीखने सिखाने का क्रम, तरीका व उपकरण, और फिर समूह कार्य, और फिर बच्चों की सक्रिय भागीदारी। इसी को अभी हमने एक्टिव पार्टिसिपेटरी लर्निंग अप्रोच या APLA कहा था। संख्या पूर्व अवधारणाएं। संख्या का मतलब है जब बच्चे हमारी कक्षा में शुरुआत में आते हैं, कक्षा में जब प्रवेश लेता है बच्चा, तो संख्या नहीं जानता, वो 1 2 3 4 अंक नहीं जानता, संख्या नहीं जानता है, जोड़ घटाव नहीं जानता है, लेकिन इसके पहले कुछ चीजें वो जान करके आता है। ये संख्या पूर्व अवधारणाएं कही जाती हैं, ये या गणित की पूर्व अवधारणाएं कही जाती हैं। तो बच्चों का संख्याओं को क्रम से बोलना ही संख्याओं का गिनना नहीं कहा जा सकता है। इसके लिए किसी संख्या में वस्तुओं के शामिल होने की समझ होना जरूरी है। गिनती सीखने से पहले बच्चों में इन कौशलों का विकास आवश्यक है। क्या? तुलना करना, समूहों में वस्तुओं को रखना और अलग अलग समूह उनका बनाना, समानता और विभिन्नता के आधार पर, जिसे हम वर्गीकरण कहते हैं। क्रम तथा अनुक्रम बनाना, एक से एक की संगति, एक से एक मिलाकर गिनते जाना, क्रम एवं मात्रा सूचक संख्याएं। अब क्रम का मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और मात्रा सूचक जिसमें चीजों की मात्रा बताई जाती, गिनती बताई जाती है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस तरह से। ये संख्या पूर्व अवधारणाएं हुई। संख्या एवं संख्या पद्धति, संख्याओं और संख्या पद्धति की समझ ही गणित सीखने का आधार है, जो बच्चों को गणित की विविध संक्रियाओं व अवधारणाओं को सीखने में मदद करती है। इसमें आता है गिनने का क्रमिक अभ्यास, शून्य की अवधारणात्मक समझ, इकाई व दहाई की समझ और स्थानीय मान। अब शून्य क्या है, देखिए चित्र में दिखाया गया है। भाई हमने 5 गुब्बारे ले लिया है, 5 में से एक गुब्बारा फूट गया, कितने बचे? 4, 4 में से एक और फूट गया, कितने बचे? 3, 3 में से एक और फूट गया, कितने बचे? 2, 2 में से भी एक फूट गया, कितने बचे? 1, और वो भी फूट गया, कितने बचे? कोई नहीं। जो कोई नहीं संख्या की जो रिक्तता है कि किसी संख्या में वस्तु थी अभी अभी और अब वो रिक्त हो गई, अब वहां वो वस्तु नहीं है, इसी रिक्तता का नाम शून्य है। कोई नहीं जो कहा बच्चा, वही शून्य है। इसके बाद इकाई दहाई की अवधारणा। इकाई दहाई की अवधारणा आप एबेकस या गिनतारा के प्रयोग से कर सकते हैं, आप तीली बंडल के प्रयोग से कर सकते हैं, है ना। आप जो है वो हमने बताया 10 के नोट, 100 के नोट और एक एक के सिक्के ले लीजिए, इससे इकाई दहाई सैकड़ा बता करके स्थानीय मान आप बता सकते हैं कि भाई देखो, चाहे हम 10 के 10 नोट रखें और चाहे उसी की जगह 100 का 1 नोट रख दें, दोनों का मतलब वही है। तो एक भी वहाँ 100 है और वहाँ 10 है तब भी 100 है, और चाहे एक एक के 100 सिक्के रखें तब 100 होंगे। तो इस तरह से आप स्पष्ट कर सकते हैं। फिर है गणित की मौलिक संक्रियाएं, जोड़,
यानी मिलाना या बढ़ाना, ये कॉन्सेप्ट जरूरी है। खाली धन चिन्ह हम न रटाएं बच्चों को। धन का मतलब है घटाना, निकालना या कम करना। गुणा एक ही संख्या को बार बार जोड़ते जाना। भाग एक ही संख्या को किसी संख्या में से बार बार घटाते जाना। ये गतिविधियों के द्वारा बच्चों में ये कॉन्सेप्ट हमको आपको डेवलप करना है। देखिए जोड़ दिखाया गया है, 2 गेंद, 3 गेंद, 5 गेंद हो गई है। ठोस वस्तुओं से, चित्रों से हम समझाएंगे। गुणा समझाया गया है कि भाई हम कहते हैं 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये देखो गुणा है 2 का है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2 चौके 8। इस गुणा का मतलब ही बच्चा नहीं जानता है। मतलब तो बताएं भाई, 2 एक बार, 2 पत्तियां एक बार रखी गई तो 1 2 2 हो गया। फिर 2 पत्तियां 2 बार, ये देखो 2 पत्तियां एक साथ रखी गई, फिर 2 पत्तियां, यानी 2 पत्तियां एक बार हुई, 2 पत्ती 2 बार, 2 बार हो गई 2 पत्तियां दूसरी बार। तो 2 गुना 2, 2 गुना 2 4 हो गया। 1 2 3 4। फिर अब आगे बच्चे से आप कराइए कि 2 पत्तियां 3 बार, 3 बार 2 2 पत्तियां रखी गई। तो 2 पत्ती एक बार, 2 पत्ती 2 बार, 2 पत्ती तीसरी बार। तो 2 दूनी 4, 2 तियां 6, यानी 2 3 बार शामिल हो गया तो 6 हो गया। और फिर 2 चौक 8 का मतलब है कि 4 बार हम 2 2 पत्तियां रखेंगे। 2 पत्ती एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार। फिर गिनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ये तो ये गुणा का मतलब समझाएंगे हम। गुणा रटना नहीं है, गुणा बनाना सीखे बच्चा ना, इसके बाद उसको गुणा बनाना सिखाइए। ये ELPS है, आप देखिए ये पत्तियां लीजिए आप, ठीक है ना, ये पत्तियां ले करके कराइए। तो ELPS प्रक्रिया से हम इसको सिखाएंगे। घटाना देखिए, ऐसे ही घटाना दिखाया गया है यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि भाग और घटाने में क्या संबंध है। 6 में से 6 को 2 से आप भाग कर रहे हैं तो आ रहा है 3, ठीक है ना। तो 6 में से पहले आप 2 निकालिए तो बचेंगे 4। फिर 4 में से 2 निकालेंगे तो बचेंगे 2। फिर 2 में से 2 निकाल देंगे, कोई नहीं, 0 बच जाएगा। तो इस तरह से 2 6 में 3 बार शामिल है। इसी कहते हैं 6 भागे 2 बराबर 3, यानी 6 में से 3 बार 2 2 घटाया गया तब 6 बट गया पूरी तरह से। तो ये भाग की प्रक्रिया है, यानी भाग में बार बार घटाना और गुणा में बार बार जोड़ना शामिल है। मापन की मूलभूत समझ। मापन, बच्चे अपने परिवेश की वस्तुओं को लेकर उनके कम ज्यादा, हल्का भारी होने का अनुमान लगाते हैं। यह अनुमान तब तक प्रमाणित नहीं माना जाता जब तक कि वस्तु को मानक इकाइयों जैसे ग्राम, किलोग्राम की बाट से तौल करके न देख लिया गया हो। प्रारंभिक स्तर पर मापन की समझ हेतु निम्नलिखित क्षेत्र शामिल किए गए हैं। स्थान, दूरी, मात्रा और वजन के बारे में अनुमान लगाना तथा विविध तरीके से पुष्टि करना। जगह की समझ, मापन की इकाइयों की जानकारी और उपयोग। भाई हमसे अगर कोई पूछे कि 50 ग्राम कितना होता है, हम अपने बच्चों से पूछें, मौका तो दें। हम पहले ही मान के चले हमारे बच्चे बता लेंगे 50 ग्राम कितना होता है। अब 50 ग्राम कितना होता है एग्जैक्ट कैसे बताएंगे? अरे भाई आपके हर स्कूल में रसोई है, किचन है, 50 ग्राम का मसाले का पैकेट है, आप ले आओ, 50 ग्राम उस पर लिखा हुआ है, उसको हाथ पे रख दो, वो देखेगा। अब इतनी भारी कौन कौन सी चीजें हैं वो तुलना आ गया यहाँ पर, ठीक है। अच्छा भाई 100 मिलीलीटर कितना होता है? 100 मिलीलीटर क्या मतलब है? 100 मिलीलीटर का आपके तेल की सीसी 100 मिलीलीटर होती है, ठीक है ना। चलो 100 मिलीलीटर है ना। 100 ग्राम कितना होता है? आपका जो साबुन है, जो साबुन की बट्टी आप मार्केट से ले आते हो, उस पर लिखा हुआ है 100 ग्राम। तो ये चीजें बच्चे प्रयोग करते हैं प्रतिदिन, लेकिन वो जानते नहीं है। एक सेब का वजन कितना होगा, हो सकता है कोई बच्चा बताए 4 किलो, क्योंकि उसको अंदाजा नहीं है कि वो ग्राम में बताना है, ठीक है। तो वो बच्चा ये जाने, है ना। एक उंगली की लंबाई, पहली उंगली की लंबाई कितनी है,
ठीक है ना, कितने सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर, हो सकता है वो 3 मीटर बता दे, 4 मीटर बता दे। तो ये चीज़ें हम बच्चों को मापन के लिए बताएं। मापन और ज्यामितीय आकृतियां एवं आकार। मापन संबंधी अवधारणाओं की समझ हमें अपने जीवन को बेहतर ढंग से व्यवस्थित करने, सुंदर बनाने तथा अपने आसपास की दुनिया में छुपे हुए सौंदर्य को पहचानने में मदद करती है। मापन में गणित शिक्षण के क्षेत्र इस प्रकार हैं। स्थान एवं दूरी की समझ। माप तौल देखिए, इसके बिना कौन सा सामान बिकता है, उसको दुकान पर ले जाइए, उसको बताइए कि वो अपने बड़ों के साथ में जाए। तेल है, दूध है, इनकी सबकी नाप होती है। वस्तुओं की बनावट एवं आकार, इसके जैसी कौन सी चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें बच्चे को हम आप जीवन में उसके बताएं। आकृति एवं आकार। अब इसमें देखें, बच्चे घर परिवार, कक्षा कक्ष तथा परिवेश में विभिन्न प्रकार की आकृतियों को देखकर, छूकर, उलट पलट कर, विभिन्न आकृतियों में जमा कर ज्यामितीय आकृतियों, आकारों की अवधारणाओं से परिचित होते हैं। इसका अनुप्रयोग वे आगे की कक्षाओं में परिमाप, क्षेत्रफल तथा आयतन की समझ विकसित करने में करते हैं। तो ये भी ELPS के सिद्धांत पर ही आधारित है। समय एवं कैलेंडर। कौन से बच्चे कि गार्जियन को, पेरेंट्स को ये अपेक्षा नहीं होती कि हमारा बच्चा घड़ी देखना जाने, समय देखना जाने। तो समय की बेहतर समझ विकसित होने से बच्चे समय का सदुपयोग कर सकेंगे, समय पे स्कूल आएंगे, समय से अपना काम करेंगे, ठीक है ना। कितना समय वो खेलने में बिता रहे हैं, कितना समय कहाँ, इस तरह से अपनी दिनचर्या निर्धारित करेंगे। कैलेंडर की समझ से जीवन में उपलब्ध समय के बेहतर उपयोग की समझ का विकास उनके जीवन में आगे आएगा। घड़ी में समय के अतिरिक्त कुछ अन्य पैटर्न को समझें। ज़रा देखिए, यहाँ पे पैटर्न है, आप देखिए इस तरह से बांटा गया है। किसी भी खाने में आप ले लीजिए 12, 11, 1, 12, 10, 2, 12, 9, 3, 12, 8, 4, 12, 7, 5, 12, ठीक है। तो अब आप देखिए कि प्रत्येक का योग्य 12। इसमें आप देखिए 12, 1, 13, 11, 2, 13, 10, 3, 13, 9, 4, 13, 8, 5, 13, 7, 6, 13। कितनी अच्छी बात है। यहाँ पे आप देखिए एक सर्कल जो इसमें दिया गया है, सर्कल को, है ना, तो कई में विभाजित किया गया है ना। दीर्घवृत्त जो बने हुए हैं, प्रत्येक दीर्घवृत्त में 2 संख्याएं हैं, 12, 6, 18, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप देखिए इसमें 9, 3, 12, फिर देखें 7, इस तरह से अंतर इनका देखें आप, योग नहीं। 12 में से 6 गए, 6, ठीक है। 7 में से 1 गए, 6, 9 में से 3 गए, 6, 10 में से 4 गए, 6। इस तरह से आप किसी में भी देख लें कि अंतर उनका समान है, 2 संख्याओं का अंतर समान है। तो इस तरह से बताएं। मुद्रा। अब मुद्रा की समझ से बच्चों में मुद्रा की क्रय शक्ति का एहसास कराएं कि सोचो अगर मुद्रा ना हो, हमारे पास ज़्यादा मुद्रा है, हमारे पास कम मुद्राएं हो, तो हम अमीर होंगे कि गरीब होंगे कि क्या होगा। उपयोग में वरीयता का निर्धारण तथा मुद्रा के विविध रूपों का ज्ञान होता है। पहले बच्चे क्या होते हैं, हम आप भी छोटे थे, है ना, तो छोटी छोटी नोट जो है घर में दे दी जाती थी, लो तुमको 2 दे दिए, है ना, और 2 रुपए का 1 नोट, 1 रुपए का 2 नोट, दोनों हुआ तो बराबर ही ना, ठीक है। तो इसी तरह से 5 रुपए का सिक्का, 1 रुपए का सिक्का सीधा सा है। 1 रुपए का सिक्का आप छोटे बच्चे को बिल्कुल दोगे तो 5 सिक्के आएंगे। 5 रुपए का एक ही सिक्का छोटा सा, वो भी छोटा अब तो आने लगा है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 10 रुपए का सिक्का, तो वैल्यू जानेंगे कि सिक्का तो 5 का, 10 का, एक ही 5 का भी है, एक ही 10 का भी है, लेकिन 10 वाले से ज़्यादा चीज़ें हम खरीद सकेंगे, 5 वाले से कम चीज़ें, 1 वाले से और कम चीज़ें। तो ये क्रय शक्ति है कि सिक्के में कितनी क्रय शक्ति है, किसकी वैल्यू कितनी है। अब ध्यान देने योग्य बातें क्या हैं यहाँ मित्रों, गौर करें। हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। शिक्षकों की गतिविधि के दौरान छात्रों की प्रतिक्रिया पर ध्यान देना चाहिए। छात्रों ने क्या समझा है और वे कहाँ कठिनाई का सामना कर रहे हैं, उसी के अनुसार पता करने के लिए सत्रों का अभ्यास करें। गतिविधि करते समय बच्चों के साथ जल्दबाजी ना करें, उनको समय दें, खुद से करने के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराएं। छात्रों को उनकी प्रतिक्रियाओं के लिए कारण बताने के लिए कहना चाहिए।
बच्चों को सोचने, प्रतिक्रिया देने का समय देना चाहिए। उन्हें अन्य छात्रों के विचारों, प्रतिक्रियाओं को सुनने के लिए भी कहा जाना चाहिए। उन्हें यह भी जानना होगा कि जब प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं तब अलग अलग लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। तो मित्रों, ये आपका आधारशिला मॉड्यूल था। इसमें क्या है, कितना उपयोगी है, आप जान चुके। इसके बाद हमारा ध्यानाकर्षण मॉड्यूल है। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल का अगला वीडियो कुछ ही घंटों में चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। पुनः आपसे निवेदन है कि चैनल पर दुर्लभ और आपके लिए सीधे काम की जो चर्चाएं हैं, उनके वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टैप करें। आपने बड़े ही ध्यान से सुना, भले आपने कई पार्ट में सुना। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।